बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट योर नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम को हमने बेसिकली इसमें हम नेज़ल सेप्टम को डिस्कस करेंगे उसकी बेसिक एनाटमी के बाद, और फिर मैं इसको के सेकंड हाफ में वीडियो को आपके बताऊंगी बेसिकली नेज़ल सेप्टम के फ्रैक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी सी नेज़ल एनाटमी को डिस्कस करते हैं। जब मैं आपको नोज़ की जो बेसिकली नेज़ल कैविटी की जब एनाटमी बता रही थी ना, तो मैंने आपको कहा था लेटरल वॉल मैंने डिस्क्राइब की थी और मैंने मीडियल वॉल उस टाइम पे छोड़ दी थी नेज़ल सेप्टम के बारे में। जो मीडियल वॉल होती है ना, बेसिकली वो सेप्टम होता है जो इसको राइट और लेफ्ट नेज़ल कैविटीज़ के अंदर डिवाइड करती है। तो मीडियल पार्ट आपको पता है सेप्टम है। पहले हमने लेटरल वॉल देखी थी, अब हम बीच में वॉल देख रहे हैं जो इसको राइट और लेफ्ट में सेपरेट करती है। ठीक है, जो हमारे पास होता है जी नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम को जब हम स्टडी करते हैं ना, ठीक है, तो इसके हम 3 पार्ट्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, सबसे पहला होता है कोलमनार सेप्टम, यानी नीचे से आप बेसिकली उसने कहा कि सेप्टम को देखोगे ना तो वहाँ पे आपके पास ना एक कार्टिलेज बना हुआ होता है। ठीक है, ये वाला, दिस इज़ बेसिकली योर कोलमलर सेप्टम पार्ट। ठीक है, कोलमलर सेप्टम किस चीज़ से बना होता है? आपने जब एक्सटर्नल नोज पढ़ी थी तो आपको एक एलर कार्टिलेज के बारे में बताया हुआ था कि एलर कार्टिलेज जो होता है ना, ठीक है जी, वो लेटरल कार्टिलेज के नीचे प्रेजेंट होता है और बेसिकली एक यू शेप्ड मैनर में होता है कि अगर आप इसको नीचे से नोज़ को देख रहे हो ना, तो ऐसे बेसिकली ये एलर कार्टिलेज एक साइड का है वो होता है और ऐसे। ठीक है जी, तो ये इसका एक लैटरल क्रस होता है, ये मीडियल क्रस होता है। ये जो 2 मीडियल क्रस होते हैं ना, इस वाले यू का और इस यू का, वो यहाँ पे जॉइन होता है। और आपको पता है ये दोनों नॉस्ट्रल्स को ना सेपरेट इसने किया होता है। ये आपको पता है यहाँ पे भी नॉस्ट्रल है, ये भी नॉस्ट्रल है, और यूँ आपके पास ये एलर कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये जो इसका मीडियल क्रूराज होते हैं ना दोनों, ये आपस में जॉइन होकर ना आपके पास यहाँ पे कॉलमला बना लेते हैं। तो ये कॉलमलर सेप्टम होता है कि अंदर इसके कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, एलर कार्टिलेज। ठीक है, उसका बेसिकली मीडियल क्रस होता है जिस पोर्शन से ये बना हुआ होता है, और ऊपर स्किन लाइंड होता है और मूवेबल होता है। जब आप इसको अपनी नोज़ पे टच भी करोगे ना तो आपको ये फील होता है आराम से। देन इसके बाद जब आप आगे थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हो, ठीक है, और पोस्टीरियरली, तो आप देखते हो कि वहाँ पे मेम्ब्रेनस होता है सेप्टम, यानी ना वहाँ पे बोन है ना कार्टिलेज है, बल्कि स्किन लाइंड होता है। ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ भी स्किन है। अगर आप इसको फील करो तो ये भी पार्ट मोबाइल है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब हम आते हैं मेन सेप्टम के पार्ट पे जो होता है सेप्टम प्रॉपर। सेप्टम प्रॉपर क्या होता है कि बेसिकली बिल्कुल पोस्टीरियरली ये बड़ा सा जो पूरा सेप्टम आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपका होता है सेप्टम प्रॉपर। ठीक है, सेप्टम प्रॉपर जो होता है ना, वो एक ऑस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क होता है आपके पास। ठीक है, ऑस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क होता है। ऑस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि इसमें बोन्स भी होती हैं और कार्टिलेज भी होता है। ठीक है, इसमें जो मेन कार्टिलेज है ना, वो ये मैंने पर्पल से यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस इज़ योर सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है जी, जो बेसिकली आगे प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप देखो कि बेसिकली ये आपके पास होता है पूरा सेप्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। सेप्टल कार्टिलेज के पीछे ना आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये बोन जो होती है, ये दोनों बोन्स हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, ये बोन जो है ना आपके पास, दिस इज़ योर वोमर, ये वोमर बोन है। ठीक है, और जो ऊपर प्रेजेंट है ना, ये आपके पास होता है इथमाइड बोन का पार्ट, जिसको हम परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमाइड कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमाइड। ठीक है जी, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमाइड बोन होती है बेसिकली ये आपके पास। ठीक है, ऑस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क है, इसमें आपके पास ये पूरा सेप्टल कार्टिलेज हो गया। ठीक है जी, ये आपके पास वोमर प्रेजेंट है और ये आपके पास है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमाइड। लेकिन आप देख रहे हो कि आगे पीछे कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी माइनर कंट्रीब्यूशंस होती हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं बेसिकली? एक तो आपके पास नेजल बोन का क्रस्ट होता है यहाँ पे प्रेजेंट, ये आपको नजर आ रहा है। देन नेजल क्रस्ट ऑफ फ्रंटल बोन, यानी ऊपर से फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल साइनस आपको नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा फ्रंटल बोन का कंट्रीब्यूशन है। पीछे आप देखो ये परपेंडिकुलर प्लेट के, तो यहाँ पे वोमर वोमर के ऊपर जो है ना, ये आपके पास फिनाइड बोन का रोस्ट्रम होता है। ठीक है, तो ये भी कंट्रीब्यूशन है। देन नीचे से अगर आप देखो तो यहाँ पे मैग्जिला होती है इतनी, और यहाँ पे होती है पैलाटिन, तो इनके भी क्रस्ट आए हुए होते हैं। तो ये आपके पास सारी माइनर कंट्रीब्यूशंस आ जाती हैं। ठीक है, अब सेप्टम का आपको पता है फंक्शन क्या होता है कि सेप्टम ने ये जो ब्रिज होती है ना और नोज़, इसको सपोर्ट किया हुआ होता है। तो अगर आपके पास ये बेसिकली जो सेप्टम है ना, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए और सेप्टम डैमेज हो जाए, आगे जाके हम पढ़ेंगे सेप्टल परफोरेशन, सेप्टल एब्सिसिस, तो उसमें क्या होगा कि बेसिकली ये जो आपके पास नेजल ब्रिज और टिप है ना, ये बेसिकली डिप्रेस हो जाएगी, नोज़ का सपोर्ट चला जाएगा। तो ये आपके पास एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी कॉज करता है अगर सेप्टम डैमेज हो जाए। दूसरा ये आपके पास क्या कॉज करता है बेसिकली, एक तो एक्सटर्नल नेज़ल डिफॉर्मिटी कॉज करता है। ख़ास तौर पे कौन सी वाली कॉज करता है आपके पास? ये बेसिकली आपके पास जो है वो सुप्रा टिप डिप्रेशन कॉज करता है। ठीक है जी, इवन सैडल नोज़ भी प्रोड्यूस कर सकता है अगर ये डैमेज हो जाए तो। और फिर आपके पास ये दूसरी कंडीशन इसमें होती क्या है कि आपको पता है इसमें डिसलोकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, इसमें डिसलोकेशन कैसे होता है कि बेसिकली आपके पास ये
कार्टिलेज है ना, ठीक है, ये आप कार्टिलेज देख रहे हो, ये सेप्टल कार्टिलेज है, पीछे वोमर है। ये ऐसे नहीं पड़े हुए होते, होता ये है कि जो वोमराइन ग्रूव इसको हम बोलते हैं, बेसिकली ये आपकी वोमर बोन है ना, ठीक है जी, वोमर, और ये आगे इसके कार्टिलेज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोमर बोन है ना, उसके अंदर देखो ऐसे आपके पास एक ग्रूव सा होता है जिसके अंदर ये आता है। फॉर एग्जाम्पल समझो ये वोमर है, ठीक है, और ये वाला हाथ जो है ना मेरा, ये वाला हाथ जो है वो मेरे पास है जी कार्टिलेज, ठीक है। तो ये वोमर के अंदर ना ऐसे यूं करके ग्रूव होता है छोटा सा, जिसने इसको यूं पकड़ा हुआ होता है, तो ये इस साइड पे या इस साइड पे ना डिसलोकेट हो जाती है ऐसे। तो इसकी जो डिसलोकेशन होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास एक साइड जो है ना उसकी बेसिकली नोज की या नीजल कैविटी की वो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है आपके पास इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये भी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट नोट की कि इसकी वजह से जो है वो बेसिकली डेविएटेड नेजल सेप्टम आपके पास डिजीज़ हो सकती है अगर ये आपके पास डिसलोकेट हो जाए। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब यहाँ पे एनाटमी को सम अप करने से पहले आपको एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि बेसिकली आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट इज़ योर लिटल्स एरिया। कि लिटल्स एरिया क्या होता है सेप्टम के अंदर, आपको पता है, ठीक है जी। उसने कहा कि ये पूरा आपके पास म्यूकोजा लाइंड होता है, ठीक है, सेप्टम। तो सेप्टम के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है, बेसिकली ये जो सेप्टम का एंट्रो इन्फीरियर पोर्शन है, यानी सामने और नीचे, और यहाँ पे आपको पता है वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल से ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ना एक एरिया होता है यहाँ पे, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं लिटल्स एरिया। लिटल्स एरिया की क्या इंपॉर्टेंस होती है, बेसिकली होता यह है कि यहाँ पे आपके पास एक प्लेक्सस बनता है जिसको हम कहते हैं कीजल बैक प्लेक्सस। कीजल बैक प्लेक्सस में होता यह है कि बेसिकली आपके पास जो है वो 4 आर्टरीज और उनके वेन्स, ठीक है, यहाँ पे एनास्टोमोसिस उन्होंने बनाई हुई होती है, यानी यहाँ पे आर्टरीज आपके पास प्रेजेंट होती हैं। उन आर्टरीज के नाम इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, आपको सबके नाम उन चारों के पता होने चाहिए क्योंकि इससे आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है जी। कौन कौन सी हैं, आपके पास एंटीरियर इथमाइडल होती है, ठीक है जी, एंटीरियर इथमॉइडल होती है। उसके अलावा आपके पास होती है दूसरी स्फीनो पैलाटाइन, ठीक है, स्फीनो पैलाटाइन आर्टरी होती है। और स्फीनो पैलाटाइन के अलावा आपके पास होती है बेसिकली जो है वो ग्रेटर पैलाटीन, ठीक है जी, ग्रेटर पैलाटीन होती है। और आपके पास सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल होती है, ठीक है, सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल, ठीक है। होता ही है कि बेसिकली एंटीरियर इथमाइडल होती है ना, वो यहाँ कहीं ऊपर से आ रही होती है, ठीक है, जहाँ पे इनकी एनास्टोमोसिस यहाँ पे होती है। जो आपके पास फिनो पैलाटाइन होती है वो यहाँ से आ रही होती है, ठीक है जी। और जो बेसिकली ग्रेटर पैलाटीन है वो नीचे से आ रही होती है, और सुपीरियर लेबियल भी कहीं इधर ही से आ रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लेक्सस बनाते हैं। तो ये जगह आपको पता है कि ईजिली जो है ना वो अप्रोचेबल होती है विद फिंगर पिकिंग, यानी नोज पिकिंग जो लोग करते हैं यहाँ पे फिंगर से टच कर लेते हैं, ये डैमेज हो जाता है। तो इसकी वजह से इवन एपिस्टेक्सिस भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट बातें हो गई सारी। तो आप इसको जो है, ठीक है, हम यहाँ पे एनाटमी जो है ना वो हमारे पास इसके साथ इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। अब मैं डिजीज़ इसकी थोड़ी सी आपको बताऊंगी, या जो भी इसकी जो डैमेज वगैरह होता है, ठीक है। ख़ास तौर पे अभी हम स्टार्ट करते हैं नेज़ल फ्रैक्चर, नेज़ल सेप्टम फ्रैक्चर। ओके जी, तो अब हम इसके फ्रैक्चर्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली सॉरी, यहाँ पे मैंने नेज़ल बोन लिख दिया, दिस इज़ योर नेज़ल सेप्टम, ठीक है। नेज़ल सेप्टम में क्या होता है, ठीक है, नेज़ल सेप्टम के फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं, सॉरी। अच्छा, नेज़ल सेप्टम मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था। अब हम आते हैं बेसिकली फ्रैक्चर्स पे। तो फ्रैक्चर्स में क्या होता है कि बेसिकली आपके पास, उसने कहा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बोन जो होती है ना वो या तो डिसलोकेशन हो जाती है या बाकायदा आपके पास सेप्टम में फ्रैक्चर आ जाता है। फ्रैक्चर उसके कार्टिलेज पोर्शन में भी हो सकता है और उसकी बोन्स में भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। इसमें बेसिकली आपके पास जब ज़ाहिर बात है फ्रैक्चर होता है तो वो अकेला सिर्फ बोन को तो डैमेज नहीं करता, वो आपके पास पूरे म्यूकोजा को भी डैमेज कर लेता है, ठीक है जी। स्ट्रक्चर्स इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आपके पास प्रेजेंट होती हैं वो डैमेज कर देता है अल्टीमेटली, ठीक है। इसमें होगा क्या कि आपके पास या तो सेप्टल कार्टिलेज का फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। सेप्टल कार्टिलेज आपको पता है मोस्ट वल्नरेबल स्ट्रक्चर यही होता है नेज़ल सेप्टम में, जो कि जिसका फ्रैक्चर होता है। उसके अलावा आपके पास पीछे बोन्स हैं, ठीक है जी, ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेट्स वोमर, ये भी फ्रैक्चर हो सकती हैं, ठीक है। आगे नेज़ल बोन पड़ी हुई होती है, यानी इवन एक्सटर्नल नोज या डोरसम भी बाजुकात। उसने कहा कि जो डोरसम में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं ना बेसिकली, वो भी आपके साथ साथ जो है वो मतलब फ्रैक्चर हो सकती हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी जब आपके पास फ्रैक्चर होता है ना, इसमें बेसिकली आपके पास एक तो बोन्स फ्रैक्चर हो जाएंगी, दूसरा आपके पास इसके साथ क्या होता है कि बाजुकात पेशेंट को जो है ना वो इसमें जो आपको बताया था ब्लड वेसल्स के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं ना
वो डैमेज हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो दो कंडीशंस होती हैं, आपको पता है वो लिटल्स एरिया की जो वेसल्स थी जब वो डैमेज होती हैं ना आपके पास, तो उसकी वजह से क्या होता है कि या तो आपके पास साथ साथ म्यूकोज़ा भी टेयर हो जाता है, यानी बोन टेयर हुई, ऊपर म्यूकोज़ा प्रेजेंट होता है वो भी टेयर हो गया। तो जब वो टेयर होगा ना तो एपिस्टेक्सिस की कंडीशन होगी पेशेंट को, यानी उसकी जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर म्यूकोज़ा इंटैक्ट था, यानी म्यूकोज़ा आपके पास अगर रप्चर हुआ, इसमें म्यूकोज़ा भी चला गया था, म्यूकोज़ा डैमेज हो गया था, यहाँ पे आपका जो म्यूकोज़ा है ना वो हेल्दी है, ठीक है जी, म्यूकोज़ा बिल्कुल हेल्दी है, और आपके पास जो है वो बोन्स और अंदर वेसल्स डैमेज थी, तो जाहिर बात है ब्लड तो निकला, लेकिन वो ब्लड आपके पास म्यूकोज़ा से बाहर नहीं निकल सका, तो उसने सेप्टल हीमाटोमा बना लिया। सेप्टल हीमाटोमा, ठीक है, आपके पास एक फ्लक्टुएंट सी ब्लड फील्ड सी स्वेलिंग बन जाती है सेप्टम के अंदर, ठीक है, वो प्रेजेंट होती है यहाँ पे। अब फ्रैक्चर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, फ्रैक्चर्स अगर आप देखोगे ना क्लिनिकली तो दो किस्म के फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। एक होता है जार्जावेस फ्रैक्चर, ठीक है, वेज फ्रैक्चर, और एक होता है शेवलेट्स फ्रैक्चर, ठीक है जी। जार्जावेस और शेवलेट में फ़र्क क्या होता है कि बेसिकली जो जार्जावेस फ्रैक्चर होता है ना आपके पास, ठीक है जी, वो इस तरीके से लगता है कि बेसिकली आपके पास एक हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर बनता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर इस तरीके से बनता है कि ये हॉरिजॉन्टली ऐसे इंक्लाइंड कर लो कि इसमें आपके पास ना बंदे को सामने से ब्लो है। देखो जब आप यहाँ से हिट करोगे ना जार्जावेस फ्रैक्चर में सामने से, तो आपके पास जो फ्रैक्चर लाइन होती है ना वो भी इसी तरीके से बनती है कि आपके पास ये जो बेसिकली उसने कहा कि नीजल स्पाइन होता है ना, एंटीरियर नीजल स्पाइन, यहाँ से लेके और आपके पास जहाँ पे सेप्टल कार्टिलेज और वोमर का जंक्शन है यहाँ तक, ठीक है, ऐसे आपके पास जो है ना वो बनता है। जबकि शेवलेट फ्रैक्चर जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक वर्टिकल फ्रैक्चर बनता है। वर्टिकल फ्रैक्चर कैसे डेवलप होगा कि जब हिट नीचे से हो, यानी बोन को ऐसे हिट करोगे तो ऐसे वर्टिकल फ्रैक्चर बनेगा। ये भी नेजल एंटीरियर नेजल स्पाइन से शुरू होता है और वहाँ तक जहाँ पे ये सेप्टल कार्टिलेज जो है ना वो बेसिकली डोर्सम ऑफ नोज के साथ जो है वो जाके मिल जाता है। तो ऐसे आपके पास ये प्रेजेंट होता है ये रीजन, ठीक है जी, आपके पास सारा, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं शेवलेट्स फ्रैक्चर, ठीक है, इसकी भी आपको अब समझ आ गई। अब हम बेसिकली इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल बेसिकली किसी बंदे का फ्रैक्चर था और उसने ट्रीटमेंट भी नहीं की, कोई मैनेजमेंट नहीं की फ्रैक्चर की, तो क्या क्या हो सकता है पेशेंट को एक तो यहाँ पे हीमाटोमा डेवलप हो सकता है, ठीक है, हीमाटोमा आपको बताया था कि यहाँ पे डेवलप हो जाता है। ये हीमाटोमा क्या करता है कि आपके पास जो पेरिकॉन्ड्रियम वगैरह होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसके दरमियान ब्लड की कलेक्शन हो जाती है, वहाँ से ब्लड सप्लाई अप्रोप्रिएटली नहीं आता, तो ये पूरा हिस्सा नेक्रोस्ट हो जाता है, इसकी परफोरेशन हो जाती है, सेप्टम डिप्रेस हो जाता है, या इवन इसके साथ साथ अगर डोर्सम भी इन्वॉल्व है ना तो नोज़ आपके पास जो है ना परमानेंटली एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी आती है कि टिप आपकी एसिमेट्रिक हो जाती है, या कोलमला में मसला है, या फिर एलास, ठीक है, एसिमेट्रिक हो गए, ये चीज़ें मसला करती हैं। देन आपको थोड़ी मैनेजमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है, कि मैनेजमेंट या इसका ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट हम ऐसे करते हैं बेसिकली, सबसे पहले तो अगर आपके पास हीमाटोमा है, ठीक है, तो हीमाटोमा को ना आप ड्रेन कर लोगे। हीमाटोमा तो आपने रहने ही नहीं देना क्योंकि वो क्या करता है कि फिर कॉम्प्लिकेशंस करता है। तो हीमाटोमा को आपने ट्रीट करना है, ठीक है, उसको आपने इंसिजन एंड ड्रेनेज दे के रिमूव करना होता है। उसके अलावा आप क्या करते हो, हीमाटोमा को एक तो आपने रिमूव करना होता है, उसके अलावा आपने जो भी फ्रैक्चर है ना उसको बेसिकली रिपेयर करना है, उसको रीपोजिशन करना है, रीलोकेट करना है, और जो म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप अगर उससे हट गया है ना, मतलब आपके पास बोन के ऊपर से उतर गया, तो उसको लगाना है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं लगाओगे ना तो बोन आपके पास ना बिल्कुल मतलब उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। फ्रैक्चर की रीपोजिशनिंग करनी है, और एंड पे आपने जाते हुए एंटीरियर नेजल पैकिंग होती है, एक तरीका होता है जिसमें हम जो है ना वो बेसिकली जो मतलब गॉज पीस होता है ना उससे हम नोज़ को के अंदर रख लेते हैं ताकि जो ब्लीडिंग है ना वो आपके पास रुक जाए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने का तरीका है। तो दिस इज़ ऑल।